बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 5 का आज फाइनल मार्का फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। दो टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दोनों पहली बार फाइनल में पहुंची। अभी तक बज़ाहिर जो खेल देखने को मिला वो दोनों टीमों की जानिब से अच्छा खेल पेश किया गया। कोई भी जीते, आखिरकार जीत पाकिस्तान की है कि ऐसे वक्त में जब गैर मुल्की खिलाड़ी इंडिया जाने को तैयार ना हुए, वो पाकिस्तान की मोहब्बत को देखते हुए पाकिस्तान आने पर तैयार हो गए। जीत किसी की भी हो, चाहे कलंदर्स धमाल डालें, चाहे किंग्स ताज उछालें, पाकिस्तान की जीत है। नारा एक ही होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद। नाज़रीन, क्रिकेट के खेल के बाद अब कुछ बात करते हैं सियासी खेल की। एक जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा उसको लेकर आगे हैं। जीबी के इलेक्शन हुए, जीबी के इलेक्शन के बाद इल्जामात की भरमार शुरू हो गई। विफाकी हुकूमत भी उस पर वजाहतें दे रही है। एक जानिब धांधली के इल्जामात हैं, दूसरी जानिब यह है कि बयानिए की वजह से ये नताइज सामने आए हैं। अब इस पर सियासी माहिरीन, सियासी रहनुमा क्या राय रखते हैं? नाराज मुस्लिम लीगी रहनुमा निशात खान डाहा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों बहुत शुक्रिया। डाहा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। कहते हैं कि जीबी इलेक्शन जो है उनके जो नताइज हैं वो बयानिए की वजह से ऐसे नहीं आए, वो धांधली की वजह से ऐसे आए हैं। आप क्या राय रखते हैं इस पर? सबने कहा था कि एक नंबर पे पीटीआई है, 2 नंबर पे पीपल पार्टी और तीसरे नंबर पे नून है। मैं समझता हूं बल्कि पीटीआई को कम वोट मिले हैं और ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। हमारी एक रवायत बन गई, हम शुरू से ही इस बात को पकड़ के बैठे हैं कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। अगर सारे मुबस्सिरीन और सारे तबसरा करने वाले ये नहीं कह रहे थे, ये रिजल्ट नहीं बता रहे थे जो आया है, अगर वही आया जो वो कह रहे थे, फिर धांधली कहां से आ गई भाई? डाहा साहब, आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, आप क्या समझते हैं कि जीपी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की हार, खासकर मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं, उसकी शिकस्त जो है, जो हार है, ये उस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानी की वजह से हुई है या कोई और मामला है? इनका बयानिया लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है जो इन्होंने अपने अदारों के खिलाफ दिया है। अगर ये करप्शन करती पीटीआई तो मैं कहता हूं फिर ये कम से कम 15-16 सीटें लेती। जैसे नून, आप देखें नून की पिछली हुकूमत थी, इनका चीफ मिनिस्टर भी हार गया, इनका स्पीकर भी हार गया, इनके सारे बंदे हार गए। यार कोई बनती जुलती बात नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि जीबी के पब्लिक की, उनके वोटरों की तौहीन कर रहे हैं, फिर दोबारा वोटर की तौहीन कर रहे हैं कि धांधली हुई है। उन लोगों ने, मैंने अपनी जिंदगी में आई एम 72, मैंने इतना पुरअमन इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा जो ईमानदारी से। फिर बार बार इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि किसी का शिकायत है तो मेरे पास आओ, मुझे बताओ। ये उसके पास क्यों नहीं जाते, सिर्फ टीवी पे बैठ के शोर डालते हैं जी। सर चौधरी साहब क्या राय रखते हैं इस पे? जैसा कि निशात खान डाहा साहब की भी ये राय है, बेशतर अफराद की भी ये राय है कि मियां साहब के बयानिए पे और हालिया तर्ज सियासत से जो कारकुनान हैं वो मखमसे का शिकार थे, जिसकी वजह से नताइज ऐसे रहे। आपकी जो पार्टी है वो धांधली पे यकीन रखती है कि धांधली हुई है, शवाहिद भी मौजूद हैं। आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी की कि आपने निशात खान डाहा साहब को भी साथ जहमत दी। सबसे पहले तो इतने अगर नाला हैं मोहतरम बयानिए से तो अभी तक क्यों चिपटे हुए हैं सूबाई असम्बली की सीट से? हट जाते मियां नवाज शरीफ से, देते इस्तीफा, शेर के निशान पे जीते हैं और घर जाते जाके नए सिरे से इलेक्शन लड़ के आते और इनको भी जो है वो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता और बयानिए का भी पता चल जाता कहाँ है और कैसे है। रही बात अगली आपकी कि धांधली आप चौधरी साहब सवाल का जवाब दे। मेरे पे तबसरा करना बाद में कर लेना, मैं आपसे तबसरा उस बात पे भी कर लूंगा। फिलहाल जो सवाल किया गया उस सवाल में ही रहे तो वो आपके लिए बेहतर है। मेरे लिए क्या बेहतर है और आपके लिए, आप अपने लिए बेहतर समझते हैं, मैं अपने लिए बेहतर समझता हूँ। जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैंने जहमत नहीं दी आपको। जहाँ तक इल्जामात की बात है, डाहा साहब ने कहा कि अगर हो तो इलेक्शन कमीशन जाएं, तो जरा चेक कर लें जाके जीपी का इलेक्शन कमीशन के अगस्त के अंदर जाके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब ने उस वक्त भी सवालात उठाए और जो जो एतराजात थे जमा करवाए और कोई एक एतराज दूर नहीं हुआ। उसके बाद 5-6 वुज़रा की टीम, जिनमें अली अमीन गंडापुर साहब का ये फरमाने आलीशान है कि जिस हलके से ज्यादा वोट मिलेंगे
उतने पैसे वहां खर्च करेंगे। क्या ये धांधली नहीं है? इमरान खान साहब का इलेक्शन से पहले जाके, आपको 2 साल हो गए, आप जाते जाके सूबा बनाने का ऐलान करते, आप वहां पे पैकेज देते, आप वहां का कोई मंसूर जो है अपना बयान करते, ये इलेक्शन के दौरान जाके वहां इन बातों का ऐलान करना, ये भी धांधली के जिम्मे में आता है। डीबी के अंदर मियां नवाज शरीफ के बेटी की बात सुनने के लिए, बयानिए की बात सुनने के लिए कोई एक जलसा है, उसकी तस्वीर उठा के शाह साहब को दिखा दें, और अली अमीन गंडापुर और जितने वजीर आजम समेत के उनके जलसों में जितने लोग आए वो भी देख लीजिए। पीटीआई के लोगों को मुस्तरद किया है। जाफर इकबाल साहब, एक बात तो बताइएगा, क्या पाकिस्तान के अंदर आपको सियासत कर रहे हैं? जाफर इकबाल साहब, आप सियासत करते हैं, बड़े सियासी कारकुन हैं, बड़ा फाल आपका नेटवर्क भी है, क्या आप समझते हैं कि बड़े जलसे जुलूसों से देखकर इलेक्शन जीता जाता है? देखें, इलेक्शन जीतने के सवाल नहीं, आपने मियां नवाज शरीफ के बयानिए की पहले बात की। यकीनन जलसे जुलूस इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होते हैं। नहीं, आपने अभी जलसे जुलूसों की बात की है ना। मेरा ये यकीन है कि अगर मरियम बीबी, बिलावल इस तरह से वहां हिस्सा ना लेते तो पीटीआई ने जो 6-9 सीटें हासिल उससे जायद होती शायद, और इनके जाने से, लोगों से राब्ता करने के, इंतखाबी मुहिम चलाने से, वो जो हुकूमती पार्टी है जिसके सारे वुज़रा तमाम वसाइल के साथ गए और जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप वालों की भी सहूलत हासिल थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वालों की सहूलत भी हासिल थी। जाफर साहब, आपके साबिक वजीर आला जो है, जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एहसन इकबाल साहब के साथ बैठ के। उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ साथ सिंध हुकूमत पर करोड़ों रुपए वहां लगाने और आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने तक का हवाला दिया है कि आप ये कर रहे थे, तो क्या उनके भी इल्जाम दुरुस्त है? देखिए, अगर तो वहां पे सिंध हुकूमत ने कोई पैसा लगाया और खर्च किया है और उसके ऊपर गुफ्तगू की है, उन्होंने तो कोई उसमें अचंभे और मजाके वाली बात नहीं। पीडीएम का इलामिया और उसके तहत चलने वाली मुहिम में हम इकट्ठे हैं। इंतखाबी मंशूर सारी पार्टियों का अपना है और अपने अपने मंशूर के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और जहां कोई कमी और कोताही होगी उसकी निशानदेही करने में कोई हर्ज नहीं है। कमी और कोताही होगी, चाहे वो इत्तेहादी हो, उसकी निशानदही करने में कोई हर्ज नहीं है। चाहिए साहब, मैं वापस आता हूं आपकी जानिब। आपके जो सवालात थे निशात खान डाहा साहब से, उसके जवाबात ले लेते हैं। निशात साहब, पहला सवाल चौधरी जाफर साहब का कि अगर आप बयानिए से इतने ही नाराज हैं तो आप अभी तक एमपीए शिप को छोड़े क्यों नहीं है, दोबारा से आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? दूसरी बात जिसकी उन्होंने निशानदही की बयानिए के हवाले से कि अगर बयानिया कमजोर था तो इतनी बड़ी तादाद में अवाम जलसे जुलूसों में क्यों शिरकत कर रही थी, आप क्या राय रखते हैं? सर, बात यह है कि जलसे तो आपने मौलाना साहब के भी देखे होंगे, जलसे आपने जमात इस्लामी के बाकी जमातों के भी देखे होंगे। जलसे तो सबके आप देख रहे हैं, पता नहीं अब कल जलसा कराची में हुआ है, वो पाकिस्तान सरजमीन का, आप वो देखो कोई दौरदारी नहीं थी बंदे, और सबसे ज्यादा बंदे थे, लेकिन उनके पास सीट एक भी नहीं है। ये लोग आ जाते हैं जलसों में, लोग लाए जाते हैं जलसों में, जितनी भी जमातें, मैं किसी एक जमात का जिक्र नहीं करता, वही लोग होते हैं जो हर जलसे में आते हैं, हर लोगों की बात सुनते हैं, उसके बाद उन्होंने फैसला करना था कि हम वोट कैसे दें या किसे देना चाहिए, कौन उनको जो सही लगता है। दूसरी बात यह है कि जो जाफिर साहब कर रहे हैं, चौधरी जाफिर साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है कि वो जो बयानी की मैंने बात की थी मीडिया पे, वो जाफिर साहब ने भी की है। इसका मतलब है कि वो जो मीडिया पे पहले चल रही थी कि मुस्लिम पीटीआई इतने वोट नहीं लेगी, ये होगा, तो पीटीआई ने उतने वोट नहीं लिए, जिसका मतलब है जो पहले बयान चल रहा था वो सही था। दूसरी बात आ गई, देखिए, जब भी आप किसी अदारे को, अपने ही अदारों को, अपने मुल्क में, देखिए हम वफादारियां तो दिखाते हैं, जो किस जमात से भी हम वफादारियां दिखाते हैं। मेरे ख्याल में पहला बेवकूफ हो जो अपनी जमात के। शाह साहब, आपसे ये पूछा है कि आपको मियां नवाज से इख्तिलाफ है, आप अपनी नशिस्त से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मैंने शहबाज शरीफ को कहा था पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा मियां शहबाज शरीफ तुम बाहर निकलो, मैं पक्का मुस्लिम। स्पीकर को देना होता है। शाह साहब, आप जिस तरह टॉक शो में आके, यार मेरी बात तो हम यार नहीं है, बात सुने, आप लॉजिक से बात करें। अगर आप मियां नवाज शरीफ से मुत्फिक नहीं है, मैं लॉजिक से बात कर आए हैं, आप उसके टिकट पे जीत के आए हैं, आप स्पीकर सूबाई असेंबली को इस्तीफा पेश करें, जाएं जाके आप मियां नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ इलेक्शन लड़ के आए, बैठे असेंबली में। इतना अगर आप मियां शहबाज की और तकलीफ है,
जाफिर साहब फिर तुसी नहीं सुनते। चौधरी साहब मौके से ले लें, चौधरी साहब वापस आता हूं आपकी जानिब। दाहा साहब बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कुछ अर्सा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को मैं मुस्लिम लीग था, मैं मुस्लिम लीग हूं, मैं मुस्लिम लीग था, मैं मुस्लिम लीग हूं। मैंने शहबाज शरीफ को कहा था बाहर निकलो यार, बाहर निकलो, आप नारा मारो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं पहला बंदा होगा के पीछे खड़ा हूंगा। अब वो इनका हाल ये है कि अगर सच बोलूं तो फिर ये नाराज हो जाते हैं कि शहबाज शरीफ, मैं कसम खा के कहता हूं, वो खुद जमानत यार वो खुद जमानत कैंसिल करा के लॉकअप में पड़ा है। जब बंदा जाता है वो कहता है कि मेरी दरखास्त जमानत वापस दे दो, वो सुकून से पड़ा, उसका बेटा भी, वो बाहर आना ही नहीं चाहते, उसको किसी ने उठा के बंद किया, वो खुद गया, उसने जाके कहा है कि जी ये लो मैं हालत जो है, अगर नैब की कैद और जेल जो है सहूलत है और आसानी है, तो मैं दुआ करता हूं कि ये सहूलत आप जैसे लोगों को भी अल्लाह फराहम करे। जब मैं ये काम करांगा तो मैं भी ये सहूलत लवांगा ना, लेकिन आपके लिए तो कैद है ही नहीं। कैद तो हम जैसे लोगों के लिए तो जो जमीन पे सोते हैं, आपको तो वहां भी प्रोटोकॉल मिलता है, आपको आपकी सहूलत के लिए आपको बंद गाड़ी में लाया जाता है क्योंकि आप रिस्क है, तो उसमें भी आपको इतराज है। जनाबे वाला कैद देखिए आपको एक सोच के जमीर के, आपको तो जैसे पैगाम मिला है आप रोज आते हैं, नई से नई बात करते हैं, और जब आपसे ये पूछें कि आपको नून से इख्तिलाफ है, आप नई आप मुस्लिम लीग बनाना चाहते हैं, आप काफ लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं, शेख रशीद को ज्वाइन, तो जाके कीजिए, इस्तीफा दीजिए नवाज शरीफ की पार्टी से। मैं कर लूंगा जनाब, मैं सुने, मैं अल्लाह के फजल से मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, मैं खुद जो मेरा जमीर जिंदा है, मैं जमीर के मुताबिक बोलता हूँ। अगर मैं बेजमीर होता तो तुम्हारी लिस्ट में बैठा होता। दाहा साहब वापस आता है जी। चौधरी साहब, आप एक पार्टी के लीडर से इख्तिलाफ कर रहे हैं तो आप छोड़, ये पार्टी सादा सी बात है, आप मुराद भी लेना चाहते हैं एमपीए की, आप मीडिया पर्सन भी बनना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तिलाफ करके, और आप एंजॉय भी करना चाहते हैं असेंबली, और आप इख्तिलाफ भी करते हैं। भाई आपको ऐसा जाफर साहब यही एक सवाल, ये जो सवाल आप जाफर साहब यही एक सवाल जो आप कर रहे हैं, यही सवाल हम पीडीएम से भी करना चाहते हैं, एक जानना चाहते हैं कि पूरी पीडीएम, पूरी मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी सब कहते हैं कि ये असेंबली जाली है, ये असेंबली जाली है, ये इलेक्शन जाली थे, ये सारा कुछ जाली था, तो फिर इनको भी चाहिए कि फौरी तौर पर इस जाली सिस्टम को खत्म करने के लिए ये भी इस्तीफे दें। ये सारे क्यों इंजॉय कर रहे हैं उन तमाम सहूलियात को जिसको ये जाली कहते हैं? बहुत अच्छी बात है, अल्लाह भला करे आपका। इंतखाबात के अंदर दाखिली का कहना, उसके ऊपर आवाज उठाना और उन ऐवानों के अंदर उसके लिए इस्लाहात करना, ये हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी है। जो कवानीन है, जो आईने पाकिस्तान है, उसको ना किसी जाली कहा, ना 2 नंबर कहा, ना गलत कहा, जिसके तहत हम मेंबर हैं। हमने जिस मंशूर पे इलेक्शन लड़ा हम उसके ऊपर भी कायम हैं। हाँ, उसके प्रोसीजर्स में हमें है शिकायत, अब उनकी शिकायत की बुनियाद पे आप इस ऐवान का हिस्सा ना बने, ये तो नहीं हो सकता। अगर आपको पार्टी मंशूर से इख्तिलाफ है, ये मैं आपके, अगर आप चाहते हैं तो मैं मियां नवाज साहब की तकरीर सुना देता हूं, मरियम साहब की तकरीर सुना देता हूं, जिसमें उन्होंने, हमने नहीं कहा, जो सब उन्होंने कहा कि ये जाली असेंबली है और इस असेंबली का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जाली असेंबली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी क़यादत कह रही है। जब जाली है, आपकी क़यादत कह रही है, फिर इलेक्शन किस तरह ठीक हुए? मैं आपके इसी सवाल का मेरे भाई जवाब दे रहा हूँ कि इंतखाबात का जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो धांधली की गई, अगर इलेक्टेबल्स को तोड़ के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पीटीआई का हिस्सा बनाया गया, अगर कोई और साहब इसका हिस्सा बने तो उसके ऊपर एतराज उठाना है। हमने क्यों नहीं उठाना? हमने ये तो नहीं करना कि असेंबली से बाहर हो जाएं, असेंबली का हिस्सा होंगे, उन कवानीन का हिस्सा होंगे, उसके तहत परफॉर्म करेंगे, अपने मंशूर के ऊपर अमल करेंगे। और जहां जहां आप इस असेंबली को मानते हैं ना, आप इस असेंबली को मान रहे हैं ना जी? किसने कहा है? सारे आप इस असेंबली को मान रहे हैं ना जी कि ये पार्लियामेंट ठीक है? मानते हैं, आइन को मानते हैं, हम तो आइन की पारदर्शी की बात करते हैं, और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो आईजी को अगवा करने वाले बाती हैं उनका भी कोई हल करना है।
उनको भी किसी सिम्प लेके जाना है, और अगर हिस्सा नहीं होंगे तो उसकी तो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, उसके तो जो किरदार थे उनको उनके ओहदे से बरतरफ भी कर दिया गया। सवाल मेरा ये है कि आपके मुताबिक बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें कायद के बयानिए से इख्तलाफ है, वो आपसे राब्ते में भी हैं, तो क्या मुस्तकबिल में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं? जैसा कि चौधरी जाफर साहब कह रहे हैं आप अलहदा हो जाएं, तो क्या कोई नई मुस्लिम लीग बन रही है, मुत्तहिदा मुस्लिम लीग? देखो जी, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले तो मैं आता हूं ना कि 2008 में जो इलेक्शन हुआ था वो धांधली किसने करवाई थी? ये नून वाले कहते थे धांधली हुई है। फिर 2013 में इलेक्शन हुआ, उसमें किसने धांधली कराई थी? क्योंकि ये जीत गए, धांधली नहीं हुई। अब उसके बाद 18 में इनको धांधली नजर आ गई है जी। अब इनको उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी धांधली न, इनका सिर्फ ये है कि अगर ये जीत जाए तो बड़ा फेयर इलेक्शन है, अगर ये हार जाए। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आता, अब वो जो लोग बयानी के खिलाफ है, ये जो दोस्त अपना जाफिर साहब बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जितने भी लोग इनके खिलाफ हैं, मैं कहता हूं ये पीटीआई बड़ी सुस्त है जो उनको कैश नहीं करवाना चाह रही किसी से। ये तो खुद जा रहे हैं लोग, खुद हमारे पास भी आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, कुछ करो। ये अगला इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक पार्टी बयानिए से जिन लोगों को इख्तलाफ है उसे विफाकी हुकूमत को कैश कराना चाहिए, लेकिन वो सही तरीके से कर नहीं पा रही। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से रहनुमा ऐसे हैं नहीं कर जो पार्टी बयानी से। आपको राणा साहब मैं दो बातें मेरी सुन लें। देखिए, मुझे इनको बयानी से पता, इनको बयानी बताइए, राणा साहब बताइए। राणा साहब राणा साहब मैं कह रहा हूं बयानी से नहीं पता लगा जब सेनेट में 14 बंदे इनके नहीं आए, जब नेशनल असेंबली का बजट पास हुआ इनको एहसास नहीं हुआ, जब इनको पंजाब असेंबली का, अच्छा जब पंजाब असेंबली का बजट पास हुआ मैं असेंबली में मौजूद था, इनके बंदे गैर हाजिर थे, वो वीडियो निकाल के देख लो सर। इनके बंदे तो पार्टी बयानिए के साथ साथ तर्ज़े सियासत के खिलाफ है, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर आप और आप जैसे जो दीगर रहनुमा हैं वो एक साथ मिल बैठे हैं। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में क्या धड़ेबंदी बनती है, ये सब मुत्तहिद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, निशात खान डाहा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जीबी इंतखाबात के नताइज के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तई विफाकी हुकूमत पे इल्ज़ामात लगा रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तई। उस वक्त तक ये तमाम इल्ज़ामात का रुख विफाकी हुकूमत की जानिब था जब तक साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो विफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात के साथ साथ धांधली का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी लगा दिया। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी नाला दिखाई देती है। राणा साहब, इब्तदाई तौर पर दोनों विफाकी हुकूमत के खिलाफ थे और अब जो मौजूदा सूरत हाल है दूसरे के भी खिलाफ हो गए। एक जानिब आपके जो सरबराह हैं, पार्टी के सरबराह कायदीन वापस मुलाकातें करते हैं, टेलीफोनिक राब्ते रखते हैं, जबकि मकामी रहनुमा सेम पेज पे नहीं है। तनाज़ा किस हद तक बढ़ेगा? देखिए, तनाज़ा तो यासर बढ़ चुका है, बे इंतहा आगे जा चुका है। अगर हम अपनी स्क्रीन पे उस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा दें जो हफीज़ुर रहमान ने की है, तो हफीज़ुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। उनके साथ बैठे हुए एहसन इकबाल है, उनके साथ दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैठे हैं और किसी ने भी हफीज़ुर रहमान की जो गुफ्तगू है उसकी तरदीद नहीं की। देखो, उसने उस गुफ्तगू में वाज़े पहला तो इल्ज़ाम लगाया बिलावल भुट्टो पे कि इसने डील की है, दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि उसका बेड़ा गर्क करने के लिए इलेक्शन में ही आए, इन्होंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए और ये गिलगित बल्तिस्तान में फ़लाँ कर रहे थे, फ़लाँ कर रहे थे, इतने दिन से डेरे डाले थे, ये लोग थे। यानी उन्होंने खुल कर कह दिया क्या वफाक की बजाय तो उनकी तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ हो गया। अब जब आप जीबी जहाँ पे आपने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जिस वहाँ पे आपने कहा जी आपका इलेक्शन चोरी हो गया, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम तो बहुत बड़ी अक्सरियत से जीत रहे थे, अचानक जो है रिजल्ट चेंज हो गया और हमारे फलां हो गया। अब उसी जीबी के अंदर अब आपको पता है कि एक FIR जो है वो और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तरफ से दर्ज हो गई है। तो ये सूरत हाल वहाँ पे बन चुकी है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग
आपस में शदीद तरीन इख्तलाफात हैं, और इन्हीं इख्तलाफात को आगे हम बढ़ता हुआ जो देख रहे हैं, इन्हीं इख्तलाफात की वजह से क़यादत जो है वो भी आपस में शदीद नाराज़गियाँ शुरू हो जाएंगी, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। वक्ती तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को ये तासर देने की कोशिश करें कि हम आपस में नाराज़ नहीं हैं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हमारा आपस में कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे हम लहदा हो जाए। लेकिन अगर सूरत हाल देखी जाए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले हाफिज़ हफीज़ साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यासर वो ज़रूर देखनी चाहिए। नाज़रीन को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं जो गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आला बल्तिस्तान की जानिब से की गई, फिर बाद में इशू पे मज़ीद बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वोट की जो बेहुरमती की गई है, इसमें हमारी, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि एक सिंध के और वफाकी हुकूमत के वसाइल का मुकाबला यहाँ पे भरपूर रहा। सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपया गिलगित बल्तिस्तान में फेंका है, अपना कचरा साफ नहीं कर सके, अपना सिंध ठीक नहीं कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में आए थे और यहाँ पे जी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जाएंगे। अब इस वक्त उनकी और हमारी सीटें जो है, चूंकि वो भी पता लग गया कि डील जो है वो हमेशा नुकसान ही देती है। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कोई फायदा उनको भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ। एहसन इकबाल साथ बैठे हैं, ये हैं साबिक सीएम जीबी। राना साहब, इन बातों के बाद आज पीडीएम के इजलास में इस इशू पे बात तो हुई होगी? जी बिल्कुल बात हुई। देखें यासर, ये बात करने वाला कोई बूटा चने वाला नहीं है, ये जो है कि मोहम्मद सैन कुल्फियों वाला नहीं है, ये एक वज़ीर आला है जो जीबी का साबिक वज़ीर आला है, जिसके कहने पर मुस्लिम लीग नून ने टिकटें तकसीम की हैं, जो मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर सब कुछ था। अब वो जब ये बात कह रहा है और साथ कौन बैठा हुआ है मुस्लिम लीग नून की के थिंक टैंक का अहम तरीन शख्स जो जिसका नाम एहसन इकबाल है, अब वो क्या कह रहा है? मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह किसको कह रहा है? बिलावल भुट्टो को, आसफ अली जरदारी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो उसके साथ बैठा शख्स जो है वो उसकी ना तरदीद कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है, और उसके चेहरे पे अगर आप देखें तो हल्की सी हंसी भी है। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ सब चीज़ें जो है एक प्लानिंग के तहत हुई, और मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत जो है वो समझती है कि जीबी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ किया, और बाकी पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होंगे उनमें भी पीपल्स पार्टी इनके साथ हाथ करेगी। आज जो सरबराही इजलास इस वक्त जो सरबराही इजलास इस्लामाबाद में हुआ है, आप अगर गौर करें तो उस इजलास में भी बड़ी तल्ख बातें हुई हैं। मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक, उनके मुताबिक वहाँ कहा गया कि जीबी के इलेक्शन के बाद तो पीडीएम का भट्ठा ही बैठ गया, कि पीडीएम जितनी अच्छी ऊपर मूवमेंट में थी इस इलेक्शन के बाद तो ये लगता है कि अब लोग, चूंकि पीडीएम जीबी के इलेक्शन इतनी अहमियत इख्तियार कर चुके थे कि तमाम क़यादत वहाँ मौजूद थी, और बार बार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से यही कहा जाता था कि इन इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद इस्लामाबाद की हुकूमत गिर जाएगी। अब इन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो बीटीएम बिल्कुल गिर गई। तो आज जो इनका जलसा, जो इनका इजलास है था, इस इजलास में जो बहस हुई है, एक तो इस पर हुई है, दूसरी मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की आज फिर खुल के मुखालफत की गई है। यह आपको मैं बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। ये कहा गया है कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था ना सिर्फ वो पिटा है, बल्कि उसके बयानी ये भी कहा गया कि उसके बयानी की वजह से पीडीएम की दीगर जमातें जो हैं उनको भी नुकसान पहुँचा है। और अब लोग जो हैं वो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते कि, लोग चाहते हैं कि हमारे मसाइल की बात करें, लोग चाहते हैं कि हमारी नफ्स के मुताबिक बात करें। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया उसमें इंतखाबी इस्लाहात की बात की, वही बात दोहराई जो अपोजिशन दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, एमपीएस खरीदे जाते हैं, सेनेट के इलेक्शन में भी शो ऑफ हैंड होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं ऐसे वक्त में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फेंका जाने वाला ये पत्ता किस हद तक सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म के तरफ से तो अब तक जितने पत्ते फेंके गए हैं वो जीते हैं। आप ये माने ना कि सारी अपोजिशन एक तरफ हो गई, उसके बावजूद वो जीत रहे हैं। वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो जिस तरह खेल रहे हैं उसी तरह अपोजिशन खुद उन्हें बोल दे रही है। और अब ये जो पत्ता उन्होंने फेंका है कि इंतहाबी इस्लाहात, अगर अब इस पर अपोजिशन इजलास में नहीं जाती और इजलास में जाकर इस्लाहाती इजलास में बैठकर इनके साथ नहीं बैठती और इंतहाबी इस्लाहात में हिस्सा नहीं लेती, तो कल तो फिर लोग साफ कहेंगे कि ये अपोजिशन खुद ही नहीं चाहती थी कि इंतहाबी इस्लाहात जो हैं वो हो सकें। और अगर ये जाकर बैठते हैं, यासर ये भी बड़ी मज़े वाली बात है, अगर ये सारे जाकर बैठते हैं तो फिर ये तस्लीम करते हैं कि जिसको ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं,
फिर इनको हुकूमत के बुलाए हुए बाकी इजलासों में भी जाना पड़ेगा। एक इजलास में जाने का मतलब है बाकी में भी जाना पड़ेगा, जो ये किसी सूरत नहीं चाहते। ये वो पंजाबी का एक फिक्र है ना, मुहावरा कि मुंह आ गई है ना सुटन जोगी ना कटन जोगी। ये आप अपोजिशन का ये हिसाब हो चुका है कि अपोजिशन जो है अगर नहीं जाती फिर भी मरती है, जाती है तो फिर भी मरती है। इमरान खान तो जो खेल रहे हैं बेहतरीन खेल रहे हैं। देखें जीबी का इलेक्शन जीत गए, इन सारी अपोजिशन जमातों से ज़्यादा सीटें उनकी हैं। अब हमें मान लेना चाहिए वो इनकी नंबर 1 की आदत गई पीपल्स पार्टी की, इमरान खान की नंबर 3 की आदत गई या नंबर 2 की आदत गई। वहाँ पर जाके उसकी आदत ने इलेक्शन यही होता है ना, 1 का मुकाबला उन्होंने 3 से कराया या 2 से कराया, फिर भी वो इलेक्शन जीत गए। अब आगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है, वो भी इसी तरह हमें नज़र आ रहा है कि हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखें अगर इन तमाम चीज़ों का असर हुआ है। अब मुझे बता दें कितने जलसों को डिस्कस किया जा रहा है, जो जलसे पीडीएम के थे, क्या कोई किसी जगह डिस्कस हो रही है? यह बात नहीं हो रही। और आगे कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इनके जलसे भी खत्म हो जाएंगे, इनके जलसे मनसूख हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात जलसों के हवाले से ही करते हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। उसमें सबसे पहले तो जीबी इलेक्शन के हवाले से मुबारकबाद दी गई, खुशी का इजहार किया गया। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी की खदमात को भी सराहा गया कि उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन चलाई और जिस हद तक नताइज उनकी तवक्कुआत के मुताबिक आए उसको सराहा गया है। और आने वाले दिनों में हुकूमत ने तो अपने जलसे कर दिए हैं मनसूख। ऑपोजिशन से भी वो यही उम्मीद रखते हैं कि जलसे मनसूख कर दिए जाएं, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है। तो राना साहब, हुकूमत जलसे अपने मनसूख कर चुकी है, ऑपोजिशन के जलसे किस तरीके से मनसूख करवाएगी, इस हवाले से प्लानिंग क्या हुई? देखें जी, हुकूमत ने एक फैसला कर लिया। मैं आपको एक अंदर की खबर दे दूं, तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो जलसों का जवाब जलसों से नहीं देगी। कोरोना की वजह से वो सख्ती नहीं करेंगे, इतला इन्हें दे देंगे आप जलसे ना करें, इनको लेटर जारी कर दिए जाएंगे, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर दी जाएगी, लेकिन बज़ोर ताकत जलसे रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि अब जलसों को रोकने और अपोजिशन का जवाब देने के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार हो गई है। ले मैं आपको आज ये ब्रेक कर देता हूँ कि 3 बड़ी सियासी जमातें, अपोजिशन की 3 बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान, इन तीनों जमातों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के बहुत कम लोग हैं, लेकिन इनकी जमात के अंदर एक बड़ी ग्रुपिंग होने जा रही है। बड़ी ग्रुपिंग मैं फिर आपको बता रहा हूँ, और वो बड़ी ग्रुपिंग जो है बलूचिस्तान से शुरू होगी। और चूँकि इसका सबसे ज़्यादा जो महवर है इस जमात का, जो सब कुछ है वो ज़्यादा बलूचिस्तान पर डिपेंड कर दें। बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रुपिंग होने जा रही है मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़, और इस पर अपोजिशन हुकूमत जो है वो बड़ा काम कर चुकी है, तहरीक इंसाफ जो है। उसके बाद आप आ जाए पीपल्स पार्टी नून लीग। अब काम ये शुरू हो गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान को तोड़ा जाए, और उस पर मैं आपको मुसद्दका दे रहा हूँ, ये इतला मुसद्दका दे के हमने पहले भी कहा था कि ये गैप आएगा, उसी तरह हुआ। ये आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ कि 6 रुकनी एक कोर कमेटी जो है, आप कह सकते हैं कि थिंक टैंक जो है तहरीक इंसाफ का, वो इस काम पर लग चुका है। बहुत सी एमएनए जो है दोनों इतराफ के, पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उनको फंड्स भी अगले चंद दिनों में जारी हो जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा। और फंड किसको जारी होता है? ज़्यादातर फंड्स और ज़्यादा मराद किसको मिलती हैं यासर, ये आपको पता है, जिसके साथ हमदर्दी होती है, जिसकी हमदर्दी आपके साथ होती है। तो ये होने जा रहा है। इन्होंने फैसला कर लिया है कि हम चौकों, चौराहों, गली मोहल्लों की बजाय इनके अंदर सन लगाएं और इनके अंदर से लोगों को तोड़ना शुरू करें। और मैं आपको बता दूँ, दिसंबर के महीने में दोनों बड़ी सियासी जमातों को अरकान असम्बली की तरफ से बड़ा नुकसान होगा, और जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी तंजीम के अंदर एक बड़ा दरा उनके बयानिए, उनकी तहरीक से हट के जाता हुआ नजर आएगा। वो अभी हालिया जो इतलात थी और हालिया जो बयानात थे पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, वो भी काफ़ी मुतसादिम दिखाई दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो तर्ज अमल है वो काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दिया। यानी एक रहनुमा का बयान कुछ और है तो दूसरा रहनुमा पहले रहनुमा के बयान की तरदीद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हुकूमत इस अपोजिशन में दरार डालने के हवाले से किस हद तक कामयाब होगी, और अपोजिशन जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से काफी पुरुमीद थी वो किस हद तक नाकाम होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का केस, जिसमें सिंध पुलिस ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। सिंध पुलिस ने
जान से मारने की दफात खारिज कर दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुकदमे का जो मुद्दई है वो जाए वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं था। पहले पहल उस पर मजम्मत का इजहार भी किया गया, बाद में वो मजम्मत भी कहीं पर मांद पड़ती दिखाई दी। ये मुकदमा जिसकी ईमा और काविशों से अमल में आया था और दर्ज हुआ था, उनका नाम है हलीम आदिल शेख, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सिंध से ताल्लुक़ है। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कुछ मुकदमे पे बात करेंगे और फिर दीगर इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आपके मुताबिक मुद्दई जो था वो मुकदमे की पैरवी करता रहा, लेकिन सिंध हुकूमत की जो पुलिस है उसके मुताबिक मुद्दई जाए वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं था। जब वो जाए वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं था तो फिर जान से मारने की धमकी कैसी? तो आपके पास सबूत क्या होंगे कि वो जाए वक़ुआ पर ही था? देखिए, इशू ये है कि जिस रोज ये सारा वाकया बना उससे अगले रोज वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद कह दिया जो काम किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होता है वो काम वजीर आला साहब ने किया। और उन्होंने कहा कि जी हमने चेक कराया है कि वकास खान तो वहाँ था ही नहीं, उसका मोबाइल वहाँ नहीं था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी आइन में, किसी कानून में लिखा हुआ है कि बंदा जहाँ मौजूद हो वो एक ही मोबाइल हो उसके पास और वो उसके बाद वहीं जेब में होना चाहिए? दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़े शो में, शाहजेब खानजादा के शो में सईद गनी ने कहा कि हलीम आदिल शेख साहब ने अपने भांजे को और अपने लोगों को मीटिंग करके झगड़ा करने के लिए मज़ार कायद पे भिजवाया। तो वजीर आला सच्चे या उनके वजीर सच्चे? और उसके बाद असल बात होती है इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी होती है, और बगैर बयान लिए हुए वकास खान को अभी तक, वो पहले दिन से उन्होंने कहा कि जी पहले वो एक थाने गए तो थाने में उनसे कहा गया बस आप खाली कागज पे साइन कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने फैक्ट्स बयान करेंगे। उसके बाद उनसे बगैर बयान लिए उन्होंने रिपोर्ट को मुकदमा खारिज करने के लिए भिजवा दिया। वकास खान ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में दरखास्त दी कि हम बयान देना चाहते हैं, हम सबूत देना चाहते हैं। लाजिम बात है, मैटर कोर्ट के अंदर मौजूद है तो जो बयान, जो सबूत वहां दिए जाएंगे वो कोर्ट में दिए जाएंगे। जिसको बगैर बयान लिए, बगैर उनके सबूत लिए हुए उन्होंने मुकदमा खारिज कर दिया। सिंध पुलिस पीडीएम की पुलिस है, आपको पता है, पप्पा डैडी ये लोग इकट्ठे हुए हैं। सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की है। मैं कहता हूँ कि अगर सिंध पुलिस उसी रोज को एक्शन ले लेती तो शायद ये मामला इतना आगे ही ना बढ़ता, मामला उस वक्त हल हो जाता। लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, न सिंध गवर्नमेंट ने, न सिंध पुलिस ने, न किसी और इदारे ने, जिसकी वजह से ये सारा मामला खराब हुआ। इसके बाद आप क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, वकूआ वहां पे हुआ, कैप्टन सफदर ने नारेबाजी की, मान ले मुद्दई वहां पे नहीं है, 90% मुकदमात के मुद्दई मौके पे नहीं होते और पुलिस इस तरह मुकदमे खारिज नहीं करती। मान ले मुद्दई उधर नहीं है, वकूआ तो हुआ ना, तो आप पुलिस से कहें वकूआ तो हुआ है, वो रियासत बांधिए उसमें। देखिए, वकूआ हुआ है, आप इतने 35 चैनल उसके गवाह है, अखबारात उसके गवाह है, तस्वीर लगी हुई है, वीडियोस मौजूद है। उसके बावजूद अगर ये खत्म करते हैं तो इसका मतलब है कि सिंध गवर्नमेंट को मज़ार के तकद्दुस का ख्याल नहीं है। मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है, सिंध पुलिस है। इतना बड़ा वकूआ हुआ है, कभी कोई जालियां टप कर अंदर नहीं गया, कभी कोई चप्पलों समेत अंदर नहीं गया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्या आला अदलिया में जा रहे हैं, आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, हम तो इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। अगर यहाँ हमारे हक में फैसला नहीं आता और तो हम इंशाल्लाह हम जाएंगे हाई कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। कोई इशू नहीं है कि उन्होंने मेरे भांजे को धमकियां दी, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने बेहुरमती की, मज़ार कायद की, इसको हम माफ बिल्कुल नहीं कर सकते, हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह हम इसको जिस सतह तक हमें जाना पड़ेगा हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे। हम नहीं चाहते। सिंध हुकूमत के मिजाज और बयानात में तब्दीली पर क्या कहेंगे कि जब ये वाकया रूनमा हुआ था तो सिंध हुकूमत ने इसकी मजम्मत की थी। हाँ, उन्हें तरीका गिरफ्तारी पे एतराज था, उस पे उन्हें नदामत भी, तमिंदगी भी थी, लेकिन अब वक्त गुजर गया। अब सिंध हुकूमत के बेशतर रहनुमा ये मौकिफ रखते हैं कि ये कोई कौमी मसला नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि मसला है। अगर मज़ार कायद की, बाबा कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती कौमी मसला नहीं है तो ये कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। तो इसको पुलिस की जानिब से खारिज किए जाना बड़ा अफसोसनाक है। इनको अपना इत्तेहाद अजीज है, इनको पीडीएम का इत्तेहाद अजीज है, लेकिन इनको अजीज ये कहीं इनको मज़ार कायद की तकद्दुस की पामाली और बेहुरमती ने अगर वो नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है,
मुझे पाकिस्तान के मैं आपको मुकदमात की लिस्ट गिना देता हूँ, मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ कि 90% मुकदमात बहुत होते हैं जिसका मुद्दई मौके पर मौजूद नहीं होता, लेकिन उन्हें मुद्दई बनना पड़ता है। पुलिस जो है, रियासत जो होती है ना, पुलिस खासकर, अगर वो समझती है कि एक जगह पे गलत काम हुआ है और एप्लीकेशन नहीं आई तो पुलिस खुद मुद्दई बन सकती है। ये मौजूद है, कानून में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। बदबख्ती ये किस्मती से ये हुआ है कि वहाँ पर एक वाक़या हुआ, हाईलाइट हुआ, तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में डिस्कस हुआ, खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि काबिल अफसोस है, खुद दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने, नून लीग के रहनुमाओं ने इसे काबिल अफसोस करार दिया। लेकिन लगता है कि कोई ऐसी पट्टी जो है वो चढ़ गई है सिंध पुलिस की आंखों पे। हालांकि सिंध पुलिस के बहुत से लोग बड़ा बेहतरीन काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि वही पुलिस जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, उसे अदालत में पेश करने तक रिमांड मांग रही है, अब वो कहती है ऐसा वाकया हुआ ही, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये मुकदमा सियासी का शिकार हुआ, जिसकी वजह से ये वापस ले लिया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कश्मीर वाक़े के हवाले से। एक तरफ हम अपने हीरो को खिराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं, बारहा हमें उस बच्ची को भी याद रखना चाहिए जो इस वाक़े में जुल्म बर्बरियत का शिकार बनी। हलीम आदिल शेख साहब ने भी आज अस्पताल विजिट किया, उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उसकी मां पर क्या कैफियत गुजरती होगी इसका अंदाजा लगाना हमारे बस की बात नहीं है। इस हवाले से एक वीडियो पहले वो देखते हैं, फिर इस पे मजीद बात करते हैं। मुझे डर लग रहा है सर, यहाँ से ना चली जाए ना बच्ची, अल्लाह ने मुझे बच्ची दी, दुनिया की दुआएं, अभी इलाज हो रहा, ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी, मुझे खुशी है। मैं अपना डर से, जो मेरा दिल डर में तो वही होता है, आपको पता है ना, वही हो जाता है जो मेरा डर होता है। लेकिन माँ हूँ ना, मैं डर जानती हूँ ना, कल से ऑपरेशन हुआ ना, तो ठीक होती थी खराब, बीमार थी खराब थी, सही, इस तरह मुझे डर लग रहा है कहीं ना मेरे हाथ से न चली जाए, बेटे बेटे मेरे हाथ से निकल नहीं जाए बच्ची। माँ हूं ना इसलिए डर जाती हूँ, जो डर होता है वही होता है। हलीम आदिल शेख साहब, आपने अयादत भी की आज, माँ की कैफियत ना आप बयान कर सकते हैं, ना मैं बयान कर सकता हूँ, ना दिल का हाल कोई और बयान कर सकता है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमती रवैया और हुकूमती कार्रवाई से वो माँ किसी हद तक मुतमईन है? असल बात यह है, हमने एएसआई साहब हमारा हीरो है, हमने उसको कल सिंध गवर्नमेंट ने 20 लाख दिए, बड़ा अच्छा काम किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। लेकिन मैं आज गया हूँ, मैं खुद इसको शिफ्ट कराना चाह रहा हूँ कि हम आगा खान अपने जाती तौर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ने कल से गवर्नर साहब को भी कहा हुआ है, हम इसको आगा खान शिफ्ट कराना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी समझा जा रहा है कि पता नहीं, हम इसको, सिंध हुकूमत तो बड़ा ठीक इलाज कर रही है, हम लेके जाना। मैं इंसानियत की बुनियाद पर गया था, मुझे पता है कि अगर हम इसको शिफ्ट करा कर ले जाते हैं तो हमारे ऊपर एक मुसीबत खड़ी करते हैं कि जी हम तो बड़ी अच्छी इलाज कर रही थी सिंध गवर्नमेंट, आप क्यों लेकर चले गए। लेकिन मैं कहता हूँ खुदारा चले, अगर हमें आपको शर्म आती है कि हम लेके जाए तो सिंध गवर्नमेंट खुद कर दे। आप क्या समझते हैं, इस बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती जो उसके मुल्ज़िम 2 थे, क्या सिर्फ वही मुल्ज़िम? नहीं, 4 थे। क्या वही उन्हीं को ज़िम्मेदार करार देना चाहिए भाई? पूरा मैं कह रहा हूँ 4 थे शेख साहब, 4 थे या 8 थे? नहीं, पूरी कौम मुल्ज़िम है उसकी। हम सारे सियासतदान जितने आप हैं सब इसके मुल्ज़िम हैं, तमाम सियासतदान, तमाम पुलिस, हर पाकिस्तानी जो है उसका ज़िम्मे आता है। मुझे एक बात बताएं कि हर रोज़ एक दिन मुझे ऐसा बता दे जिस दिन ये खबर नहीं आती कि फलां इलाके में इतने साल बच्ची के साथ ज्यादती हुई। अब आप कह रहे हैं कि वो सरकारी अस्पताल है, उसमें इलाज नहीं है, तो क्या आपकी हुकूमत नहीं है? क्या आप मरकज़ में नहीं है? क्या सबको ये नहीं करना चाहिए था? उस बच्ची के लिए भी सियासत होगी, बच गई तो सबको भले भले होगा, खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो 4 दिन फिर यासर उस पर सियासत होगी, सिर्फ सियासत होगी। देखिए हम सारी कौम उसकी मुल्ज़िम है। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एमक्यूएम और भारतीय एजेंसी रॉ के ताने बाने, पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के इल्ज़ामात, उस पर एमक्यूएम की वजाहत। हालिया सूरत हाल में एमक्यूएम की जानिब से जो वजाहत दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो काफ़ी है या उसके मज़ीद शवाहिद आना भी बाकी हैं? एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वजाहत का इज़हार किया जा रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब,
इल्ज़ामात लगाए गए उसकी किसी हद तक आपने तरदीद भी कर दी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आपसे वजाहत मांग रहे हैं। क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनफ है या वजाहत इससे ज़्यादा नहीं देनी आपको? लेकिन बेसिकली पहली चीज तो ये कि अगर इल्ज़ाम तराशी की पॉलिटिक्स होनी है और इल्ज़ाम तराशियों पर ही फैसले करने हैं, तो फिर तो हर शख्स इल्ज़ाम लगाए और अपने इल्ज़ाम का खुद ही अदालती मुंसिफ हो और खुद ही वकील हो और दूसरे को जो मर्जी चाहे वो सजा सुना दे। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि हमने अदालत में, पाकिस्तान की अदालत में अपने कौल से, अपने अमल से, अपने फेल से ये साबित किया कि हम पाकिस्तान के आइन में रहते हुए पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए हमने सख्त तरीन फैसला किया कि पाकिस्तान मुखालिफ नारों से भी अपने आप को अलहदा किया और पाकिस्तान की हुर्मत के साथ अपने आप को जोड़ा, चाहे हमें उसका सियासी तौर पे कितना ही नुकसान हुआ हो, चाहे हमें उसका सियासी तौर पे इलेक्शन में नुकसान हुआ हो, हमें वो नुकसान कबूल है, लेकिन हमें पाकिस्तान के ऊपर कोई सवाल नहीं। अब इल्जाम लगा रहे हैं तो बताइए ना, पाकिस्तान में कौन सा इल्जाम हमारे ऊपर है जो मौजूदा रहनुमाओं पे, खास तौर पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पे इल्जाम लगाया गया है। अब अगर ये इल्जामात की अगर सियासत करनी है तो फिर तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं बचेगा। आप बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या फिर PMLN, ये सब एक दूसरे को मुजरिम करार दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो पूरा मुल्क जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये सियासत मुनासिब नहीं है। मोहब्बतें अगर लोगों को जोड़ने आए थे तो नफरतों के ख्वाजा इजहार साहब, मेरा एक सवाल, मैंने कल ये पाकिस्तान ज़मीन की पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे भी एक सवाल किया था कि क्या जब अल्ताफ़ हुसैन ये सारा कुछ करते थे, सब कुछ जाता था, तो उस वक़्त ये खामोश क्यों रहते थे? अगर वाकई ये सब कुछ जानते थे तो इनकी खामोशी बुज़दिली थी या ये हिस्सेदार थे? यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि जब पता है कि कायद जो इनके जो MKM लंदन है वो ये सारा कुछ करती है, सबूत भी आ गए हैं, हर चीज़ आ गए, तो उस वक़्त पार्टी के बहुत से लोग खामोश क्यों होते थे? तो उस ये सवाल तो फिर आप उनसे करें ना, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि वो कौन सी कोर्ट ऑफ लॉ में गए, क्या पाकिस्तान की किसी अदालत में गए या लंदन? नहीं, मैंने ये कल सवाल किया उनसे जी, मैंने बिल्कुल उनसे सवाल किया, बल्कि मेरे पास आपके सिद्दीकी साहब की वो चीज़ भी पड़ी, फुटेज भी पड़ी है जिसमें उससे पहले मुस्तफा कमाल साहब उनकी तारीफ भी कर रहे थे। बस मेरा ख्याल है कि बात सिर्फ इलेक्शन पॉपुलैरिटी की है, संजीदा इल्जामात नहीं है, तो इस पर मेरा ख्याल है पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो। ख्वाजा साहब, उनसे एक और सवाल किया गया कि माजी में आप जिनके साथी थे, आप भी अलग हो गए, खुद को साफ साबित कर लिया, वो भी अलग हो के खुद को साफ और शफाफ साबित कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक आप सही और वो गलत क्यों हैं? तो उनका एक मौक़िफ़ ये था कि उनका अभी भी जो एजेंडा है वो वही है, झंडा भी वही है, निशान भी वही है और नाम भी वही है, तो फिर वो कैसे मुख्तलिफ है? मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत हम रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान के पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत हमारे पास पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान के आईनी इदारों ने हमें ये इजाजत दे रखी है कि हम अपने इस निशान के साथ हिस्सा लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बात भी गैर आईनी, गैर कानूनी। ख्वाजा साहब, एक आखिरी सवाल, आइंदा आने वाले दिनों में एक सियासी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आइंदा जी राना साहब, ख्वाजा साहब, आइंदा आने वाले दिनों में आप सिंध की सियासत में क्या तब्दीली देख रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, आइंदा इलेक्शन तो मेरा ख्याल है लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं और अवाम बड़ी बाशऊर है, लेकिन अगर सिंध में शफाफ इंतखाबात होते हैं तो एक डाइवर्स किस्म का मैंडेट आएगा और अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसमें डिलीवरी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगी। सिंध में डिलीवरी पे बहुत बड़े सवालात हैं। अब तो 12 साल से ऊपर एक हुकूमत को हो चुके हैं और मेरा ख्याल है सिंध के लोग भी बाशऊर हैं कि यहाँ पर हुकूक की बजाय हुकूक के बंटवारे के अकरबा परवरी और जाती मफादात की सियासत हो रही है। तो हम समझते हैं अगर शफाफ इंतखाबात हों तो सिंध की सियासत में एक अच्छी तब्दीली आ सकती है, लेकिन इसमें सिंध के वो लोग जो सियासत से किनारा कश हो चुके हैं या मेरा ख्याल है कि वडेराना जागीरदाराना निज़ाम के तसल्लुत से घबरा रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है आगे आना होगा। शहरी सिंध के अंदर हम अपनी मकबूलियत दोबारा रीगेन कर लेंगे। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, सक्खर
इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारा मैंडेट इंटैक्ट है। जो हमारे साथ ज्यादती हुई सिलेक्शन में, उम्मीद करते हैं कि अगर शफाफ इंतखाबात हों तो हम दोबारा भरपूर 90% अपना मैंडेट रिस्टोर करें। ख्वाजा साहब, एक आखिरी सवाल उन्हीं इल्जामात के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि वो जो इल्जामात लगाए गए उनके हकायक सिरे से ही मौजूद नहीं है, या फिर माजी हो चुका, हाल में तब्दीली वाक़ई हो चुकी है, खुद को अलग कर चुके हैं, अब बात करना मुनासिब नहीं है? देखिए, मैंने फिर वही बताया, मैं कानूनदान हूँ, मैं बात करता हूँ सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर। मुझे तो पहले ये बताएं कि आखिर जो हमारी क़यादत मौजूद है, इस पर ना माजी में कोई ऐसा मुकदमा था, ना आज कोई मुकदमा है। और ज़ाहिर है 2016 के बाद से हमारी पॉलिटिक्स बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान के लिए अदम तशद्दुद, अदम तसादुम में यही वजह है कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने जवाब भी बहुत ही नर्म और सुस्ता तरीके से दिया है। बाकी तो हम भी सवाल के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन हम समझते हैं कि खास तौर पे हमारी कौम के लिए, खास तौर पे सिंध की शहरी सियासत के लिए नफरत की सियासत जो है ना, ये सियासत नफरत की सियासत है आपके नज़दीक, ये सियासी दिवालियापन है जिसकी वजह से उनके ये ऐसे इल्ज़ामात सामने आए हैं। अगर तब्दीली आ चुकी है और कानूनी नज़र में उसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, सबूत मौजूद नहीं है, माजी में कोई मुकदमात मौजूद नहीं है, तो ऐसे इल्ज़ामात से गुरेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा हसन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।